बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोटीन हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास प्रोटीन के 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होते हैं कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और हमारे पास एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। जैसे कि ये देखें, ल्यूसीन, एलेनिन, एस्पार्टेट, ल्यूसीन, अगेन ग्लाइसिन वगैरह, ये सीरीन वगैरह, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल अमाइनो एसिड. These are interconnected with each other through a peptide bond and form a long chain of primary structure of protein. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो क्या होगा, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो क्या करेंगे, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि ये ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह बीटा, हमारे पास बीटा शीट्स या इससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होंगे, कैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो हमारे पास क्या होंगे, दीज आर व्हाट, दीज आर बीटा शीट्स एंड दीज आर अल्फा हेलिक्स। टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास ट्विस्टिंग एंड कॉइलिंग होती है, तो उसमें क्या होंगे कि जो अल्फा हेलिक्स है और बीटा शीट्स है, दीज आर बोथ कंबाइंड टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। हमारे पास 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनमें अल्फा हेलिक्स भी होंगे, बीटा शीट्स भी होंगे, जैसे कि ये अल्फा हेलिक्स एंड दीज आर बीटा शीट्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होंगे कि मोर देन वन टू 3 हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर कंबाइन होते हैं और हमारे पास अ बल्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो रिजिड होता है, इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास क्वाटरनरी प्रोटीन्स होते हैं जिनमें डिफरेंट मोनोमर्स, 3D का एक मोनोमर ये हो गया, 3D का एक मोनोमर ये हुआ और 3D का एक मोनोमर हमारे पास ये हुआ। तो ये तीनों कंबाइन होके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर हम आते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की तरफ। तो प्रोटीन्स की ढेर सारी फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है कि ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ आर रिलेटेड टू द प्रोटीन्स। हमारे पास क्या है, इंट्रा सेलुलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। विद इन द सेल्स हमारे पास ये पाए जाते हैं। मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। अगर हम ड्राई वेट ले लें किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल वगैरह का, तो हमारे पास 50% वो प्रोटीन पे कंसिस्ट करेगा। इट इज़ एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट लाइक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हमारे पास प्रोटीन्स जो है, दीज आर एक्टिंग एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। डिफरेंट एंजाइम्स, जितने भी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं उसमें डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं। एंजाइम्स आर एक्टिंग एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है, दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। तो लिविंग थिंग में हम अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो कैटलिस्ट हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि दीज आर प्रोटेक्टिव एजेंट्स। प्रोटेक्टिव एजेंट कैसे, एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में। इम्यून सिस्टम में हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी। तो इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर ऑल प्रोटीन्स इन नेचर। सो हम कहते हैं कि प्रोटीन आर एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट। इसके अलावा हमारे पास क्या है के प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ आयरन, लाइक फेरिटीन हम ले लें जिसमें आयरन होता है। तो वो हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स इन नेचर है, आयरन को बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। फिर हमारे पास है ट्रांसपोर्टिंग एजेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन को यूज़ करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आर यूज टू कैरी व्हाट, टू कैरी प्रोटीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके अलावा हम इसको फिरोमोन्स भी कहते हैं। फिरोमोन्स हमारे पास क्या है, फिरेंस मीन टू कैरी एंड मोन्स मीन हार्मोन्स। मतलब कि सम प्रोटीन्स आर एक्टिंग एज अ फिरोमोन्स। फिरोमोन्स आर व्हाट, टू a type of protein which can carry hormones। तो हमारे पास हार्मोन्स कैरिंग प्रोटीन आर नोन एज अ फिरोमोन्स।
इसके अलावा हम डिफरेंट मसल्स एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या है, प्रोटीन फंक्शन करते हैं इसके और ट्रांसफरिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर भी प्रोटीन की वजह से ही होती है। तो ये सारी कुछ हमारे पास इसकी फंक्शंस है प्रोटीन के। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमारे पास प्रोटीन के प्रॉपर्टीज़ ये है कि प्रोटीन आर कम्प्लेक्स हैवी मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कम्प्लेक्स इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि हम देखते हैं कि डिफरेंट मोनोमर्स हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, दीज आर कंबाइंड थ्रू अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड प्रोड्यूस अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या होंगे कि इनमें ढेर सारे एटम्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं और इसका मोलिकुलर मास भी ज़्यादा होता है। और सेकंड हम क्या कहते हैं कि दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ज़ाहिर है लिविंग थिंग से रिलीज हो रहे, लिविंग थिंग से प्रोवाइड हो रहे, सो दीज आर व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन आर एक्टिंग एज अ एम्फोटेरिक मटीरियल, मतलब जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं, amphoteric are those which are acting as a acidic as well as a basic component। एम्फोटेरिक हमारे पास वो केमिकल्स है जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं, बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हम देखें प्रोटीन का जनरल, अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर, ये हमारे पास कंसिस्ट करते हैं कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप, R and hydrogen। On the basis of this R group we are obtaining 20 different type of amino acid। ये R या तो हाइड्रोजन होगा या कोई एरोमेटिक रिंग होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इस R पे मौजूद होंगे। अब हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज ऑफ 2 ग्रुप ऑफ एटम्स, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से, सेकंड अमाइन ग्रुप की वजह से। अगर हम इसको देखें कि बिकॉज ऑफ दिस एम्फोटेरिक कैरेक्टर इट रिएक्ट बोथ एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस। व्हेन इट रिएक्ट विद द एसिड, सो the base amino group will be responsible for its reaction। अगर हम किसी प्रोटीन को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स जो है बिकॉज ऑफ दिस बेस होगा, अमाइनो ग्रुप होगा। अगर हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टिविटी बिकॉज ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर है एंड इट कैन बी प्रिसिपिटेटेड फ्रॉम देयर सोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल, बाय हीट, बाय अल्कोहल। अगर हम प्रोटीन का सोल्यूशन देखें, जैसे कि आप लोग एग देखते हो या आप लोग मिल्क देखते हो, इसमें हमारे पास क्या है, प्रोटीन मौजूद होते हैं। इसको हम क्या करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, प्रोटीन को कलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिसिपिटेट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, लाइक बाय द एडिशन ऑफ हैवी salt of heavy metals, या by the action of heat, या by alcohol या acid वगैरह के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको प्रिसिपिटेट करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो एग है, एग को आप कोगुलेट करना चाहते हैं, एग जो है पकाना चाहते हैं, जब आप उसको हीट करेंगे तो उसमें से सारे जो प्रोटीन्स होंगे वो एक जगह पे जमा हो जाएंगे। इसी तरह आप मिल्क में देखते हो, मिल्क से आप पनीर बनाना चाहते हो तो आप उसमें क्या करोगे, लीमू डालोगे या उसमें नमक डालते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जितना उसमें मिल्क का कंटेंट, जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो एक जगह पे जमा हो जाएगा और पानी वगैरह उसमें से सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द प्रिसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। फिर कोगुलेशन की बात करते हैं। कोगुलेशन इज़ व्हाट टू ब्रिंग अ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन बाय मीन्स ऑफ हीट और एनी अदर रिएजेंट, दिस इज़ नोन एज कोगुलेशन। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज लाना चाहते हैं या फंक्शन में कोई चेंज लाना चाहते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल या मैकेनिकल मींस के थ्रू, तो हमारे पास क्या होंगे, इस प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं। मतलब हम प्रोटीन को थिक करना चाहते हैं। जैसे
एग बनाना, जैसे कि आप लोग जो है मीट पकाते हो, गोश्त पकाते, तो हमारे पास क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है, उसका साइज़ जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये क्या है, दीज आर व्हाट, कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन एंड दिस चेंज इज़ इर्रिवर्सिबल। हमारे पास जो कोगुलेशन आती है इट इज़ इर्रिवर्सिबल। जैसे आप अंडे को तोड़ देते हो, तो अंडा हमारे पास जिस शेप में मौजूद था, जिसमें यॉक अलग होता है और हमारे पास उसमें एल्ब्यूमिन अलग होता है, तो वो क्या करेंगे कि उसका शेप ही हमने ख़राब कर लिया, तो वो दोबारा उस शेप में नहीं आ सकता। सो दिस इज़ नोन एज अ कोगुलेशन। फिर हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस है कि दीज आर एक्टिंग एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स आर used as a biological catalyst in the form of enzyme. These are acting as a genetic information transferring material, जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर डीएनए एंड आरएनए। हमारे पास हिस्टोन जो है वो डीएनए या आरएनए के साथ बॉन्डेड होके आपके पास डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। जेनेटिक मटेरियल हमारे पास थ्रू डीएनए या आरएनए ट्रांसफ़र होती है, जैसे हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, स्किन आपकी हो गई, या आपकी और कैरेक्टर जो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होती है। सो दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय व्हाट, न्यूक्लियोप्रोटीन। फिर हमारे पास क्या है, हार्मोन्स है। सम हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर proteins in nature, not all hormone. Some are proteins in nature and the other are steroids in nature. तो हमारे पास क्या है, जैसे कि एपिनेफ्रीन हो गया, नॉर एपिनेफ्रीन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया या थायरोसिन हो गया। these are हार्मोन्स ऑफ दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन या प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, दीज आर एक्टिंग एज अ इमोशन कंट्रोल हार्मोन्स। हमारे पास जो इमोशन कंट्रोल्स हमारे होते हैं, जैसे कि हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, सो दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑक्सीटोसिन आर इमोशनल हार्मोन, या हम इसको वो कहते हैं कि फॉर लैक्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। थायरोसिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होती है। सो दीज आर ऑल प्रोटीनेशियस हार्मोन। इसी तरह हमारे पास प्रोटीन आर एक्टिंग एज अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, लाइक फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, for the transport of copper etc. Hemoglobin are acting as a oxygen transporter and seroplasmin are acting as a copper transport. इसके अलावा कुछ प्रोटीन हाइड्रोफिलिक होते हैं जो कि वाटर कैरियर के तौर पे भी यूज़ होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के तौर पे यूज़ होते हैं। हमारे पास फिफ्थ है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सम प्रोटीन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, हम प्रोटीन्स उनको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे मसल्स हो गए, जैसे कि हमारे बॉडी हो गई, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जितने फंक्शंस हो रहे हैं थ्रू टिश्यूज़ या मसल्स में, दीज आर ऑल सपोर्टेड बाय प्रोटीन्स। तो हमारे पास क्या है, कोलाजन है। कोलाजन आर फाउंड इन बोन्स, स्किन, मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में पाए जाते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्रोटीन। इसी तरह इलास्टिन है। इलास्टिन इज़ फाउंड इन द कनेक्टिव इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं, सो दीज कंटेन व्हाट, दीज कंटेन इलास्टिन एंड इलास्टिन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अब हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जो सबसे मेन कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ अ ब्लड। ह्यूमन ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें क्या होंगे, इसमें इलास्टिन मौजूद होंगे। सेकंड, ब्लड में हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास क्या है, केराटिन।
केराटिन हमारे पास जितने इंटेगुमेंट्री सिस्टम है बॉडी का, किसी भी जो हमारे पास इंसान है, जानवर है, परिंदे हैं, इन सब के इंटेगुमेंट्री सिस्टम मतलब जो आउटग्रोथ्स ऑफ द स्किन होती है, स्किन से रिलेटेड जितने ऑर्गन होते हैं, दीज ऑल कंटेन व्हाट? केराटिन। जैसे कि स्केल्स हो गए, स्केल ऑफ रेप्टाइल्स वगैरह या फ़िश के स्केल्स हमारे पास हो गए, इसी तरह हेयर हो गए, इंसानों के हेयर हो गए, कुछ जानवरों में भी हमारे पास हेयर होते हैं, नेल्स हो गए, फेदर्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, क्लॉज हो गए। दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंड विच टाइप ऑफ प्रोटीन? केराटिन्स। एंड दीज आर ऑल इंटेगुमेंट्री component of the body, yeah, these are integumentary system of the body. फिर हमारे पास क्या है कि 6th वन, दीज आर रिस्पॉन्सिबल मेन कंपोनेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम के मेन कंपोनेंट एंटीजन या एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीजन हमारे पास क्या है? कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है या बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं जो हमारे पास जो मतलब टॉक्सिक होते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे। एंड दीज एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ आर व्हाट? दीज आर ऑल proteins in nature, and these are going to support our immune system.